स्वागत है आप सबका आपके चैनल ऑनलाइन एग्जाम सेंटर में। जो बच्चे जो लोग जो फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं जेल प्रहरी के एग्जाम्स की, उनके लिए वीडियो खास कर है। इस वीडियो में आपको साइंस के 20 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी हमने 2 पार्ट साइंस के डिस्कस किए हुए हैं, आप उनके वीडियो देख सकते हैं। आपको मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश सभी के वीडियो मिल जाएंगे और इस वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा जिससे आप बाकी वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक व्यक्ति के बीमार पड़ने की संभावना सबसे अधिक है? यानी अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज अ पर्सन मोस्ट लाइकली टू फॉल सिक, यानी सबसे ज़्यादा बीमार होने की पॉसिबिलिटी किस में है। तो आप इसमें से जो ऑप्शंस देखेंगे उसमें वर्स्ट पॉसिबल केस देखेंगे जिसमें व्यक्ति सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो और किसी न किसी वायरल फीवर से पहले प्रभावित हुआ हो। ऐसे व्यक्ति को हम यहाँ पर देखेंगे कि मतलब कोई भी वायरल फीवर हो और उससे अभी अगर मतलब प्रभावित हुआ है व्यक्ति तो वो कमज़ोर होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। जब वह मलेरिया से ठीक हो गई हो और चेचक से पीड़ित किसी व्यक्ति की देखभाल कर रही हो तो ऐसे में उसको बीमार पड़ने की संभावना है। बट और ऑप्शन देखना उचित है। मलेरिया से भी ठीक हुई है तो मलेरिया से होने के बाद क्या होगा, मलेरिया का जो इफेक्ट होता है वो फेफड़ों पर होता है और मतलब फेफड़े काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं तो उनका जो प्रोसेस होता है बॉडी का मेटाबॉलिज्म का वो कमज़ोर हो जाता है। और चेचक भी एक वायरल फीवर है तो दोनों से भी मतलब वो कमज़ोर शरीर हमेशा जो ऐसी चीज़ें होती हैं उनका घर बन जाता है। तो यहाँ पर ये संभावना है। बट आगे के ऑप्शन देखना भी जरूरी है। जब वह मलेरिया से ठीक हो रही हो तो ऐसे कंडीशन में तो एक रोग से अभी ठीक हो रही हैं तो जो पहला केस है वो दूसरे केस से तो ज़्यादा खतरनाक है। तीसरा ऑप्शन है जब वह घर पर स्वस्थ आहार लेती हो, तो ये ऑप्शन तो यहाँ पर किसी भी हाल में हो ही नहीं सकता और इन दोनों की पॉसिबिलिटी है। चौथा ऑप्शन है कि जब वह मलेरिया से ठीक होने के बाद 4 दिन के उपवास पर हो और चेचक से पीड़ित किसी व्यक्ति की देखभाल कर रही हो। अब इससे बड़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन क्या हो सकती है कि सबसे पहले तब ये मलेरिया से ठीक हुई है, उसके 4 दिन तक उपवास पर रही हो और उसके बाद चेचक के से पीड़ित व्यक्ति की देखभाल कर रही हो। वायरल फीवर से ठीक हुई, जो वायरस प्रभावित मतलब यहाँ पर मलेरिया जो है ये तो आपका मच्छर के काटने से होता है, आपका वेक्टर बॉर्न डिसीज है। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर क्या रखा, उपवास रखा तो उनका बॉडी और भी कमज़ोर हो गया। फिर उन्होंने ज़्यादा संपर्क में आ गए, किसी के वायरस के संपर्क में आ गए। तो सीधा सा बात है, एक बच्चे से भी क्वेश्चन पूछेंगे कि इतनी बुरी कंडीशन अगर किसी की हो गई तो वही जो होगा ज़्यादा बीमार पड़ने की उसकी संभावना होगी। तो यही आपका सही आंसर है। ठीक है, आप इसको कोई भी गेस कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विशेषताएं किस संघ फाइलम पर लागू होती हैं? कुछ फाइलम है आपने पढ़े होंगे। यहाँ पर पहला है कि जीव का शरीर पृष्ठीय रूप से चपटा होता है। चपटा होता है यानी कुछ इस तरीके के उसका स्ट्रक्चर ऐसे हो सकता है, मतलब काफ़ी फीता के फॉर्म में या कुछ जो कुछ भी हो चपटा रहेगा। दूसरा, जीव ट्राइप्लोब्लास्टिक और द्विपक्षीय रूप से सम्मित होता है। यानी द्विपक्षीय रूप से सम्मित होने का मतलब आप चाहे उसको सामने से देखें और चाहे आप उसको पीछे से देखें, आपको उसका सेम रूप ही नज़र आएगा। तो दोनों साइड से सेम होता है। उनमें से ज़्यादातर परजीवी होते हैं यानी दूसरे जीव पर डिपेंड होते हैं। तो बिल्कुल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जो टैप वार्म होता है, टैप वार्म, इसकी एक खासियत होती है कि आदमी के पेट में होता है। ह्यूमन, आदमी नहीं मतलब ह्यूमन के पेट में होता है और ह्यूमन के पेट में बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं करता है। ठीक है, लंबा फीता टाइप का होता है, काफ़ी लंबा होता है और ये अपशिष्ट जो ह्यूमन अपशिष्ट है उसके माध्यम से बाहर जाता है। और इसकी 2 साइकिल होती हैं। पहली साइकिल इसकी कंप्लीट होती है ह्यूमन में और इसकी दूसरी साइकिल कंप्लीट होती है सुअर, पिग, PIG, पिग, सुअर में कंप्लीट होती है इसकी दूसरी साइकिल। और पहले तो ये बढ़ता है ह्यूमन में, ह्यूमन के जो एक्सक्रीटा होते हैं, जैसे आप जो लेटरिंग है उसके माध्यम से अगर ये सुअरों के पास जाता है, सुअर जब सुअर के पेट में जाता है तो इसकी दूसरी साइकिल कंप्लीट होती है और वहाँ पर बड़ा होता है। और इसी टैप वार्म वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ग्रो करता है और सुअर का पूरा पेट फाड़ देता है। यानी सुअर की मौत का जो सबसे ज़्यादा कारण होता है वो आपका टैप वार्म ही होता है मोस्टली। तो ये जीव ऐसे होते हैं जिनकी दूसरे जीवों पर डिपेंडेंसी होती है।
तो ज़्यादातर परजीवी होते हैं, दोनों साइड डायरेक्शन सेम होते हैं और पृष्ठीय रूप से चपटा भी होते हैं। तो एक खासियत मिलती है आपको यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थेसिस, यानी प्लेटीहेल्मिन्थेसिस ये जो फाइलम है इसमें आपको इस तरीके के जीव मिलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इफ़ हीट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट देन, अगर किसी वस्तु पर ऊष्मा पड़ रही है तो क्या होगा। तो अगर किसी वस्तु पर ऊष्मा पड़ती है तो उस कंडीशन में केवल पूरी ऊष्मा परावर्तित होती है, यानी जिस वस्तु पर गिरे वो पूरी ऊष्मा को परावर्तित कर दे। इसका मतलब वो वस्तु बिल्कुल भी गर्म ना हो, धूप में कोई चीज़ रखो और बिल्कुल भी गर्म ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमने तो धूप बस यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, इसके अलावा भी बाकी चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट है द होल हीट इज एब्जॉर्ब्ड ओनली, पूरी की पूरी ऊष्मा अवशोषित हो जाती है। ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि पूरी की पूरी ऊष्मा अवशोषित हो जाए। ऐसा अगर होगा तो धूप में अगर कोई चीज़ रखेंगे हम तो गरम 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 और बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगी, पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, तो या तो ब्लास्ट कर जाएगी या तो ख़त्म हो जाएगी किसी न किसी रूप से, या जल जाएगी। अगला है केवल पूरी ऊष्मा प्रसारित होती है। प्रसारित का मतलब यहाँ पर ट्रांसमिट हो जाती है। ट्रांसमिट का मतलब एक तो हो गया परावर्तित होना, या मतलब पूरा रिफ्लेक्ट कर देना जो भी याद आए, और प्रसारित करने का मतलब होता है कि पहले एब्जॉर्व करेगी और एब्जॉर्व करने के बाद पूरा का पूरा रिलीज कर देगी। तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि कोई चीज़ पूरा एब्जॉर्व करे और पूरी की पूरी एनर्जी को रिलीज भी कर दे। चौथा ऑप्शन है ऊष्मा अवशोषित, परावर्तित और प्रसारित तीनों होती है। पहले एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ऊष्मा को अगर हीट को हम एनर्जी मान लें तो हीट एब्जॉर्ब होती है, कुछ परावर्तित भी होती है, रिफ्लेक्ट कर दी जाती है क्योंकि ज़्यादातर लाइट के फॉर्म में होती है मोस्टली, और यहाँ पर प्रसारित भी, यानी एब्जॉर्ब करने के बाद फिर से बाहर रेडिएट की जाती है, निकाली जाती है, ट्रांसमिट की जाती है। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशंस होते हैं किसी भी वस्तु पर। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट है द नॉइस पोल्यूशन कॉजेज। नॉइस पोल्यूशन क्या करता है। नॉइस पोल्यूशन की वजह से जब मान लीजिए आपके आसपास काफ़ी सारा शोर हो रहा हो तो आपको बहुत ही चिड़चिड़ापन होता है और सिर में दर्द होने लगता है। कैंसर कैसे हो सकता है। कैंसर, शोर से कैंसर होने का कोई लॉजिक नहीं है। हाइपरटेंशन ये हो जाता है, तनाव होता है। तेज बुखार ये तो बात की बात है, जब आप काफ़ी दिनों तक तनाव में रहोगे तब आपको बुखार आएगी, लेकिन पहले हाइपरटेंशन होगा। डायबिटीज, तो डायबिटिक भी इससे कोई रिलेटेड नहीं है, इसका रिलेशन इंसुलिन हार्मोन से है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया में यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, नाम ही है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, क्या प्रोडक्ट बनते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट पूछ रहा है, सिंपल सी बात है, क्या प्रोडक्ट बनेंगे। यहाँ पर साल्ट और वाटर रिलीज होता है। आपको पता है जब एसिड रिएक्ट होता है बेस से तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और एज अ प्रोडक्ट बनाते हैं साल्ट प्लस वाटर। क्लियर। तो इसके प्रोडक्ट क्या होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के प्रोडक्ट होते हैं। प्रोडक्ट ये वाला पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट आपका प्रोडक्ट है, और इसमें बनता है आपका साल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं लवण एवं जल। निष्प्रभावीकरण मतलब आप इसको समझ सकते हैं जिसमें क्षार और अम्ल आपस में रिएक्शन करते हैं, तो वहाँ पर लवण और जल का मतलब प्रोडक्ट बनता है। पॉलिशदार स्टील के चम्मच की आंतरिक सतह इसकी तरह कार्य करती है। किस तरह कार्य करती है। चम्मच का जो आंतरिक सतह होता है, अब आंतरिक सतह जो होता है वो केव होता है, उसका बीच वाला सरफेस अंदर की तरफ घुसा होता है और पूरा का पूरा रिफ्लेक्टर का काम करता है, तो केव बनाता है। एक बात तो क्लियर है। अब मिरर की बात आ रही है, अब केव से पहले एक ही शब्द लगता है, या तो कॉन लगेगा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। अब केव तो फिक्स हो गया इसलिए कॉन केव मिरर, क्योंकि लाइट स्टील के उस पार नहीं जाती है, रिफ्लेक्ट होके वापस सेम मीडियम में आ जाती है, तो इसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर। कॉनकेव को बोलते हैं अवतल और मिरर को बोलते हैं दर्पण। तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण, जिसका जो तल है अंदर की तरफ हो, यानी इस तरीके से। अगर ये चम्मच है आपका तो यहाँ पे तल जो है अंदर की तरफ है, तो हम इसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट का सही रासायनिक सूत्र क्रमशः क्या है। ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट
तो चलिए हम इसको बताते हैं कि क्या क्या है। आपको आंसर दिख रहा है, बट आंसर कैसे आया ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं पीडीएफ आपको मैं यहाँ पर लिंक में दे दूंगा नीचे, आप पहले इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा। इसमें आपको मैथ के, हिंदी के और जीके के सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे 2020 के फॉर्मेट में। ये आपका 2018 में जो पेपर हुआ था उससे लिया गया है, और पीडीएफ से पहले आप इसको सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद सॉल्यूशन कैसे आया, किस तरीके से सॉल्व हुआ, वो जानने के लिए आप वीडियो देखिए। आप डायरेक्ट वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल भी आपको फायदा नहीं होगा। तो चलिए आप इसका सॉल्यूशन जानते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट, तो फार्मूला कैसे बनता है। कैल्शियम हमने लिखा, कैल्शियम पर कितना आयन होता है, 2 पॉजिटिव, यानी ये वैलेंसी शो करता है 2 की, और नाइट्रेट NO3 यहाँ पे निगेटिव है, यानी -1 का ये पावर शो करता है, यानी इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो कितना हो जाएगा, CaNO3 का होल ट्वाइस, CaNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। इस तरीके से फार्मूला बनाया जाता है। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि वहाँ पर यही क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन चेंज हो सकता है। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट का, देखिए यहाँ पे नाम है डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो डाइक्रोमेट का मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो क्रोमेट आयन है उसकी वैलेंसी 2 है। पोटेशियम की वैलेंसी होती है +1, और क्रोमेट Cr2O7 की वैलेंसी होती है यहाँ पे 2-। तो जब ये रिएक्शन करेंगे आपस में, तो इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, तो कितना कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा, ये 1 है यहाँ पे, ये हो जाएगा K2Cr2O7, 1 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो पूरा फार्मूला बन जाएगा K2Cr2O7। तो इस तरीके से आपको याद रहना चाहिए, आपका थर्ड ऑप्शन होगा। क्लियर। आपको प्रोसेस पे ध्यान रखना है, आंसर तो कभी भी कुछ भी क्वेश्चन बदलेगा तो आंसर भी बदल जाएगा। Separation of two immiscible liquids can be done based on the difference in their, यानी दो जो अमिश्रणीय तरल पदार्थ हैं जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते, ध्यान दीजिएगा, जो मिक्स नहीं हो सकते तो जैसे एग्जांपल ले लीजिए, नीचे आपने वाटर रखा और उसमें अगर आपने ऑयल को मिक्स करना चाहा तो ऑयल मिक्स नहीं होगा, ऑयल क्या होगा, इसके ऊपर तैरने लगेगा ऑयल, ठीक है। आपने देखा होगा कि ऑयल की चमक सब्जी के ऊपर भी दिखी जाती है आपके, अगर तेल ज़्यादा डाला हो तो, और पानी में भी आप डाल के इसको चेक कर सकते हैं। और आपके स्कूल में प्रैक्टिकल करवाया गया होगा, जब भी आपने किया होगा, तो केरोसिन आपका ऊपर ही तैरता है, आप उसमें माचिस लगा दीजिए तो तेल ऊपर पूरा जल जाएगा, पानी आपका सेफ बच जाएगा, ठीक है। तो ये इसको निकालने का एक तरीका है कि नीचे एक ऐसा होल कीजिए कि पूरा का पूरा पानी निकल जाए, और उस पानी को दूसरे बर्तन में इकट्ठा कर लीजिए, और जब तेल निकलना चालू हो उससे पहले इस टैप को, इस होल को बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे आपने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया, आपने प्रॉपर्टी जो यूज की वो होती है आपकी यहाँ पर घनत्व, आपने उसके डेंसिटी को यहाँ पर आपने यूज किया, उनके डेंसिटी में डिफरेंस है, क्योंकि कोई भी वस्तु दूसरे वस्तु पर इसलिए तैरती है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। जो वस्तु हल्की होती है, जिसकी डेंसिटी कम होती है, वो ऊपर तैरती है। ऑयल हल्का होता है वाटर की अपेक्षा, वाटर हैवी होता है, ठीक है। तो ये जो ऑयल है इसकी डेंसिटी कम होती है और इसकी जो डेंसिटी होती है वो अधिक होती है। हम यहाँ पर डेंसिटी का मतलब घनत्व की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके आधार पर हम इनको अलग कर लेते हैं, क्योंकि दो अलग घनत्व की वस्तुएं आपस में मिलती नहीं है, ज़्यादा घनत्व वाली नीचे रहती है और कम घनत्व वाली ऊपर तैरती है। एक एग्जाम्पल आपसे ये भी पूछा जाता है कि बर्फ़ क्यों तैरती है, क्योंकि बर्फ़ का घनत्व पानी से बहुत ही कम होता है। बर्फ़ दिखने में ठोस जरूर होती है लेकिन उसके अंदर काफ़ी गैप होता है, ठीक है। इसलिए बर्फ़ के अंदर गैप होता है, इसलिए उसका जो एक्चुअल मास है, उसका जो वेट है उससे ज़्यादा उसका आयतन होता है, यानी उसका आयतन ज़्यादा होता है, उसका वजन कम होता है। यानी कुल मिला के अगर हम कहें तो उसकी डेंसिटी कम होती है पानी की अपेक्षा, इसलिए बर्फ़ आपका ऊपर तैरते रहता है, ठीक है। कभी आप इसको खेल भी सकते हैं, बर्फ़ को आप पानी में डालिए, बर्फ़ आपका ऊपर तैरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस को जीवित और अजीवित चीज़ों के बीच सीमांत की तरह क्यों रखा जाता है। क्यों वायरस को हम जीवित भी मानते हैं कभी कभी और उसको लिविंग भी मानते हैं, यानी जिंदा भी और उसको मरा हुआ भी मानते हैं। इसका कारण सिंपल सा बस इतना है कि जो वायरस होता है वह निर्जीव वस्तुओं पर जिंदा रह सकता है, यानी वो रह सकता है, जिंदा रह सकता है निर्जीव वस्तुओं पर उसमें उसकी ग्रोथ नहीं होगी, उसमें उसका विकास नहीं होगा। और जो
मरी मतलब जो जिंदा वस्तुएं हैं, मरी हुई वस्तुओं पर सिर्फ जिंदा रहता है। जैसे मेटल पर अगर है, ठीक है, मेटल पर अगर है वायरस तो जिंदा रहेगा, और जब किसी जिंदा आदमी के व्यक्ति में, जिंदा व्यक्ति के शरीर में जाएगा तो वहाँ पर जिंदा भी रहेगा और प्रोग्रेस भी करेगा, यानी अपनी संख्या को बढ़ाएगा। ठीक है, दो चीज़ें ध्यान दीजिए। इसी वजह से इसको क्या मानते हैं, निर्जीव भी मानते हैं, जीवित भी मानते हैं। जब किसी मेटल सरफेस या किसी नॉन लिविंग बॉडी पर रहेगा तो सिर्फ जिंदा रहेगा, और किसी जीवित शरीर में जाएगा अगर तो वहाँ पर ये अपना विकास भी करेगा। ठीक है, इसीलिए कोरोना वायरस के लिए क्या कहा गया था, आपने न्यूज़ में सुना होगा कि जब किसी भी चीज़ को आप अगर टच कर रहे हैं तो वहाँ से वायरस फैलने का संक्रमण बढ़ सकता है। अब टच करने से छोटा सा वायरस ही आपके शरीर में आएगा, लेकिन जब वो वायरस आपके शरीर के अंदर बढ़ने लगेगा तो बीमारी बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाएगी। इस बात को आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, स्वयं को द्विगुणित करने में सक्षम होते हैं, यानी एबल टू मल्टीप्लाई ऑन देयर ओन, खुद बढ़ाने के सक्षम होते हैं। नहीं, पोषक होस्ट के शरीर के अंदर क्रिस्टल की तरह है, यानी जो क्रिस्टल की तरह होते हैं जो होस्ट होता है। होस्ट मतलब जो भी उसके जिसके भी बॉडी में है, केवल पोषक होस्ट के शरीर के अंदर ही रहते हैं या आदिम जीव होते हैं। ठीक है, तो इसका है यहाँ पे केवल पोषक जो होस्ट है उसके शरीर के अंदर ही रहते हैं। तो मैंने आपको ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेनेशन दे दिया। यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से यही ऑप्शन बेस्ट है कि जो होस्ट है, जैसे हमारा शरीर है, मान लीजिए मेरे अंदर कोरोना वायरस घुसा किसी वजह से, तो यहाँ पर वो मैं होस्ट हो जाऊँगा और वायरस मेरा मेहमान हो जाएगा, और वो अब मेरे शरीर के अंदर ग्रोथ करने लगेगा। अब मेरे शरीर के अंदर जब तक नहीं आया था तब तक वो नॉन लिविंग थिंग के जैसे था। जैसे ही मेरे शरीर के अंदर आया तो जिंदा चीज़ की तरह हो गया और अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा, मतलब बढ़ना स्टार्ट कर देगा। अगला क्वेश्चन है कि सायं 8:30 पर, यानी 8:30 PM पर, 8:30 PM पर जो आपकी ऑडोमीटर है, जो ऑडोमीटर क्या नापता है, ऑडोमीटर को बोलते हैं चक्कर मापी, हिंदी में बोलते हैं चक्कर मापी। चक्कर मापी क्या होता है, जो आपका जो चक्का है किसी भी पहिए का, गाड़ी के पहिए का, वो कितना चक्कर उसने कंप्लीट किया उसी को बोलते हैं चक्कर मापी। और एक किसमें नापता है, हर गाड़ी के उसमें मीटर लगा रहता है आगे, आप देखते हैं, और उसमें बताता है गाड़ी अभी तक कितना चली, तो उसी ऑडोमीटर से नापते हैं। ये भी कंपटीशन का क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर जब स्टार्टिंग की थी गाड़ी चलना तो इतने किलोमीटर की थी, और जब रात के जब 9 बजे तब गाड़ी इतने किलोमीटर रीडिंग कर रही थी। तो दोनों रीडिंग के बीच का डिफरेंस ही आपका क्या होगा, जो नेट डिस्टेंस ट्रेवल किया इस टाइम के ड्यूरेशन में, तो टाइम कितना डिफरेंस हुआ, 8:30 से 9 बजे आपने चेक किया, यानी 30 मिनट आपने यहाँ पर लिए गाड़ी चलाने में। गाड़ी कितने किलोमीटर चली उसको जानने के लिए आप 5890 में माइनस करेंगे 5845 और आपको मिल जाएगा 45 किलोमीटर। और जब आप यहाँ पे निकालेंगे इनका रेशियो, जब आप स्पीड निकालना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप डिवाइड करेंगे टोटल डिस्टेंस दैट इज़ 45 किलोमीटर एंड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। यहाँ पे देख लीजिए आंसर किस में है, तो आंसर किलोमीटर पर मिनट में है, तो हम नीचे मिनट ही रखेंगे 30 मिनट। ठीक है, अब बस हमको सिंप्लीफाई करना है, 15 3 जा 45, 15 2 जा 30, तो आंसर आएगा 3/2 किलोमीटर पर मिनट, यानी 1.5 किलोमीटर पर मिनट, और यही आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि 1.5 / 1.5 सब कुछ समथिंग दिया हुआ है। सही आंसर होगा आपका 1.5 किलोमीटर पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर के 2 समस्थानिक हैं ए और बी, जिनका परमाणु द्रव्यमान इतना दिया हुआ है। ठीक है, और तांबे का जो ओरिजिनल परमाणु द्रव्यमान होता है वो इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो जो तांबे का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कैलकुलेट किया जाता है, कैलकुलेट करने के बाद जो रिजल्ट आता है फिर उसको इसमें ऑन एन एवरेज जो सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं तब बताते हैं कि इतना होगा, एक फाइनल वैल्यू डिसाइड की जाती है। ये क्वेश्चन वैसे जनरली बहुत कठिन है, आप अगर इसको इस तरीके से लगाने जाएंगे, डायरेक्ट मास परसेंटेज निकालेंगे 62.93 डिवाइडेड बाई सम ऑफ 62.93 प्लस 64.93, तो आपका आंसर बिल्कुल ही गलत आएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा, जबकि ए ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। तो बाकी जो ऑप्शन होगा वो कैसे होगा, मैं पहले फिर से आपको रिकमेंड करता हूँ, पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए, तब मेरा सोल्यूशन आगे का देखिए, तभी आपको फायदा होगा। अदरवाइज आप सिर्फ वीडियो देख लेंगे, आप खुद से नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसलिए पीडीएफ कभी भी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं आप, और मेरे बाकी वीडियोज़ हैं, सभी वीडियोज़ में आपको अलग अलग पीडीएफ मिल जाएंगे, और आप उनको बिल्कुल भी पूरी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको करने की इच्छा है और बिल्कुल आपने ठान लिया कि इस बार लेके रहेंगे तो आप जरूर करेंगे ऐसा। अब चलिए हम यहाँ पे आपको बताते हैं किस तरीके से होगा।
हम मानते हैं कि हमको ये नहीं पता कि इसका परसेंटेज कितना है, तो इसका परसेंटेज हम मान लेते हैं x और इसका परसेंटेज मान लेते हैं 100 माइनस x। बिल्कुल मान सकते हैं क्योंकि इन्हीं दोनों का एवरेज हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 62.93 इंटू एक्स प्लस 64.93 इंटू 100 माइनस एक्स। यहाँ पे हमने दोनों को लिया। अब हम इसका एवरेज निकाल रहे हैं तो डिवाइड करेंगे इसको 100 से, क्योंकि हमने 100% माना है ना, तो 100% में से x% इतना था, x% इतना था, हमने मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लिया कितना है टोटल, और उसको हमने 100 से डिवाइड कर दिया। तब हमारी जो वैल्यू है 63.55 आई, क्योंकि ये एवरेज वैल्यू होती है। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जब आप फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 6493 माइनस 2x इक्वल टू 6355। ठीक है, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको 2x मिलेगा 138, और जब आप x कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 69%। x मैंने इसको माना था, इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा 69%, और जो बचेगा वो हो जाएगा 100 माइनस करने के बाद आएगा 31%। तो इस तरीके से यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यानी 100 माइनस x विल बी 31%। क्लियरली आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको आंसर इसका फाइंड आउट करना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जीवों को उनके पुनर्जनन की ह्रासमान क्षमता में व्यवस्थित करें। इंग्लिश में इसको लिखा है अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इन देयर डिक्रीजिंग पावर ऑफ रीजनरेशन, यानी पावर ऑफ रीजनरेशन किसमें सबसे ज़्यादा है, सबसे पहले उसको लिखिए, और फिर उसके बाद किसकी उससे कम है, फिर उससे भी कम किसकी है, उससे भी कम किसकी है, इस तरीके से आपको लिखना है। यानी रीजनरेशन पावर यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें होता है प्लेनेरिया में होता है। प्लेनेरिया अभी मैंने जो बात की थी आपसे, ऊपर जो फाइलम था आपका, ठीक है, और उसी फाइलम से ही प्लेटीहेल्मिन्थेस जो है यहाँ पे, उसी से ही प्लेनेरिया, उसी के जो जीव होते हैं उनको प्लेनेरिया बोलते हैं। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था टैप वॉर्म का, उनका जो प्रोडक्शन होता है, जो पुनर्जनन की जो क्षमता होती है सबसे ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद आपका आता है केचुआ, फिर उसके बाद आता है आपका छिपकली, फिर उसके बाद आता है आपका यहाँ पे गरुड़, फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा, फिर सबसे लास्ट में नंबर आता है पुरुष का। अब ये चीज़ आपको कैसे आएगी, ये चीज़ आपको जो क्लास 9th है, क्लास 9 उसके जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको पढ़ना होगा, और साथ में चैप्टर क्लास 10th की अगर हम बात करें, क्लास 10th में तो यहाँ पे क्लास 9th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, बायो का फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं। और आप अगर मैथ लिए हुए हैं तो बिल्कुल भूल जाता है, जो लोग बायोलॉजी लिए थे क्लास 12th वगैरह में उनको याद रहता है, और जिन लोगों ने ITI किया है तो उनको मोस्टली चीज़ें भूल जाती, तो उनको बायोलॉजी एक बार पढ़नी पड़ेगी क्लास 9th का। अब क्लास 10th में भी रिप्रोडक्शन है, जनन है, और वहाँ पर भी इन चीज़ों को इन्वॉल्व किया है, तो वहाँ से आप इनको कलेक्ट कर सकते हैं बाकी जीवों का, क्योंकि आप पूछ सकते हैं हमसे कि और इनका कंपेरिजन हम कैसे जानेंगे, या डेफिनेटली कैसे कर सकते हैं, तो उन चैप्टर में इन्वॉल्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की एक किल को 1 घंटे के लिए डुबाया जाता है तो क्या चीज़ें होती हैं। तो मैं बता देता हूँ क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होगी तो मान लीजिए कि इसमें जो लिखा हुआ है, केवल विलयन का रंग नीले से हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है वो नीले कलर का होता है। CuSO4 का जो सोल्यूशन होता है ये नीले कलर का होता है। ठीक है, नीले कलर का होता है, और जब इसमें आयरन डालते हैं तो हरे रंग का परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो FeSO4 बनता है, FeSO4 बनता है, ये हरे कलर का होता है। तो ये रिएक्शन के बाद ये हो जाता है, तो आपका क्या हो जाता है, FeSO4 प्लस Cu बनता है। ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट हो गए दोनों, और ये प्रोडक्ट हो गया, तो ये हरे कलर का होता है, ये नीले कलर का होता है। आयरन हमने डाला है, ठीक है, तो यहाँ पर कॉपर अलग से डिस्प्लेस हो जाएगा, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, केवल फेरस सल्फेट के निर्माण के कारण हरे हो जाता है, तो फेरस सल्फेट का ही कलर है, तो ये ऑप्शन भी सही हो गया। वैसे तो 2 ऑप्शन सही हो गए, तो ऑल ऑफ दीज ही सही होगा। अब यहाँ पे 4th है, केवल किल में तांबे की एक लाल भूरे रंग की परत निक्षेपित हो जाती है। यानी जो किल है, किल जो यहाँ पे लोहे की आपने जो किल ली थी, ठीक है, तांबे की एक लाल भूरे रंग की परत वो वहाँ पर चढ़ जाती है, डिपॉजिट हो जाती है। रेडिश ब्राउन लेयर ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इन द
नेल ओनली, सिर्फ नेल पर कॉपर यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है। तो बिल्कुल ये जो कॉपर रिप्लेस हुआ इस रिएक्शन में जो कॉपर रिप्लेस हुआ, मैं किस रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, Fe प्लस CuSO4। तो यहाँ पे रिएक्शन होने के बाद बनता है आपका FeSO4 प्लस Cu। तो ये जो कॉपर यहाँ पे रिलीज हुआ, ये कॉपर डिपॉजिट हो जाता है आयरन के नेल के ऊपर, ठीक है। इसलिए आपका यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा, सभी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक विमान तेजी से आगे बढ़ता है तो दाब के साथ क्या होता है। तो आपने बर्नौली का थ्योरम पढ़ा होगा, और ये बर्नौली का थ्योरम के हिसाब से ये होता है कि जब कोई भी चीज़ बहुत स्पीड से जाती है, ठीक है, कोई भी वस्तु आप फेंकते हैं तो उसके ऊपर हवा तेजी से चलती है, स्पिन होती है, तो वो चीज़ ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है, ऊपर की तरफ उठती है। इसी तरह से विमान में होता है। विमान के जो पंख होते हैं, जो प्लेन होता है, प्लेन के जो पंख होते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं कि जैसे ही प्लेन चढ़े और प्लेन की रफ्तार बढ़े तो उस कंडीशन में प्लेन जो होता है वो ऊपर की तरफ धीरे धीरे उठने लगता है। उस पर लगने वाला जो दाब है हवा का वो कम होने लगता है, क्योंकि इसके ऊपर से तेज हवा चलती है और पीछे की तरफ जाती है, उससे इसके ऊपर दाब हट जाता है। यानी अगर तेज हवा चलती है किसी चीज़ के ऊपर तो उसके ऊपर से दाब हट जाता है, और वो चीज़ दाब हटने पर ऊपर की तरफ उठेगा। यानी ऊपर का दाब कम, नीचे का दाब ज़्यादा हो जाता है, तो बस तो ऑटोमेटिक ऊपर उठने लगती है। तो किस वजह से होता है, इन पंखों के डिजाइन की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है पंखों के नीचे और ऊपर दाब समान रहता है, ऐसा होगा तो कभी ऊपर उठेगा ही नहीं। पंखों के ऊपर का दाब पंखों के नीचे के दाब से अधिक होता है, बिल्कुल सही है। नीचे के दाब से अधिक होता है ऊपर का दाब, नहीं, गलत मैंने बोला, पंखे के नीचे के दाब से कम होता है। पंखे के नीचे का दाब पंखे के ऊपर के दाब से अधिक होता है। ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन गलत है। यानी नीचे का जो दाब है, नीचे से जो प्रेशर पड़ रहा है ये ज़्यादा होता है, और इधर से जो प्रेशर पड़ रहा है ये कम होता है, ठीक है। तभी तो ये प्लेन ऊपर उठता है, ठीक है। पंखों के ऊपर और नीचे का दाब बढ़ जाता है, ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन आपका होगा यहाँ पे तीसरा, यानी पंखों के नीचे का दाब जो है पंखों के ऊपर के दाब से अधिक होता है, यानी नीचे से ज़्यादा फोर्स लगता है ऊपर की तरफ। अगला प्रश्न है, क्या होता है जब एक इलेक्ट्रिक कूलर चालू किया जाता है। यानी जब इलेक्ट्रिक कूलर चालू करेंगे तो कूलर में दो वायर कनेक्ट होंगे, एक वायर होगा आपका लाइव और एक वायर होगा आपका न्यूट्रल। तो बोला जो संयोजी तार हैं एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, यानी एक दूसरे को खींचते हैं। तो यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट तो अभी आप नहीं अप्लाई कर सकते। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। संयोजी तार ठंडे हो जाते हैं। अरे भाई करंट फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रॉन दौड़ा भागी कर रहे हैं, तो ठंडा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। संयोजी तारों के साथ ऊष्मा उत्पादित होती है। जो ये संयोजित जो तार हैं यहाँ पर, इसमें हीट जनरेट होती है। तो बिल्कुल सही है कि हीट भी जनरेट होती है, बट उतना एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि कंडक्टर हम लेते हैं तो कंडक्टर में हम रेजिस्टेंस बहुत लेस मानते हैं, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध बहुत कम मानते हैं। तो उस कंडीशन में हम हीट को भी यहाँ पर बहुत ही कम मानेंगे, बिल्कुल ना के बराबर। अगला है धारा वहन तारों के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो वैसे तो देखें तो यहाँ पे एक में करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, एक में करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, बट इसमें तुरंत करंट चेंज भी होती है, क्योंकि हम कूलर AC करंट से अगर चालू कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट से चालू कर रहे हैं, जो कि ज़्यादातर चालू किया जाता है, तो करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, इसलिए आकर्षित होने का सवाल यहाँ पर नहीं उठेगा। अगर ये DC कूलर है तो एक साइड से वायर अंदर से यहाँ करंट जाएगी और एक वायर से करंट इधर जाएगी, उस कंडीशन में तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बट यहाँ पर हम जनरली AC कूलर मानते हैं, इसलिए हम इसको पहला ऑप्शन गलत मानेंगे। संयोजी तार ठंडे होते हैं तो गलत ही है। संयोजी तार के साथ ऊष्मा उत्पादित होती है लेकिन बहुत कम होती है। अब इसमें सबसे ज़्यादा श्योर अगर एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो लास्ट ऑप्शन है कि जब भी करंट फ्लो होगी वायर से तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जरूर जनरेट होगी, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दो मवेशी नस्लें भारतीय मूल की हैं। भारतीय मूल की नस्लें कौन कौन सी हैं? दो ठो। तो जो जर्सी गाय है, आपने कभी मूवी में जर्सी आइलैंड सुना होगा, जर्सी आइलैंड आपने सुना होगा मूवी में, ठीक है। तो जर्सी आइलैंड एक जगह है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार की गायें पाई जाती थी, अभी भी पाई जाती हैं। वहाँ से जो वहाँ की जो प्रजाति है, वहाँ का सीमन ले जाके दूसरे देशों में वो प्रजाति उत्पन्न की जाती है, या वहाँ से कुछ गाय को ट्रांसफ़र किया जाता है दूसरे देशों में। काफ़ी ज़्यादा दूध देती हैं गायें
आपने जर्सी गाय सुना भी होगा ये सब, बट ये यहाँ का नहीं है। कहाँ का है? इंग्लैंड और जो आयरलैंड जो जगह है, इंग्लैंड मान लीजिए एक इस तरीके की जगह है, बीच में समुद्र है, समुद्र के आसपास ही यहाँ पर एक जर्सी आइलैंड है, तो वहाँ पे भी एक जगह है। कुछ लोगों का कहना है कि फ्रांस में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर ये गायें भी पाई जाती हैं। तो मेन है जर्सी आइलैंड, इसके नाम से फेमस है, उस जगह पे वहाँ पे ही गाय होती है। ब्राउन स्विस ये अमेरिकन ब्रांड, मतलब वहाँ पे ये जो गाय है ब्राउन स्विस, ये अमेरिकन इनका ओरिजिन है, इनका ओरिजिन जो है वो अमेरिका से है, अमेरिकन गाय हैं। अब बॉस इंडिकस और रेड सिंधी, बॉस इंडिकस और रेड सिंधी ये दोनों जो हैं ये इंडियन वर्जन है, ठीक है, ये इनका ओरिजिन इंडिया में ही है, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, ठीक है, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें सही आंसर होगा। तो आपको ये जो ब्रीड है ये आपको कहाँ पर पढ़ने को मिलेगा? ये आपको जो क्लास 7 से लेके क्लास 8 तक की बुक में, एनसीईआरटी की बुक में भी आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको दुग्ध उत्पादन के बारे में बताया गया है, क्रॉप प्रोडक्शन जिसमें है उसमें आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये देखिए कि हर क्लास को यहाँ पर टच किया जा रहा है, तो आपको एक बार पूरा पढ़ना होगा। अगला प्रश्न है, पित्त रस का भंडारण पित्ताशय नामक एक थैले में होता है जो उसके निम्नलिखित कहलाने वाले स्राव के अंग के पास स्थित होता है। यानी पित्ताशय नामक पित्ताशय का जो भंडारण है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं गाल ब्लेडर, ठीक है, गाल ब्लेडर। और ये होता है आपका लीवर के पास। आपने कभी ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर देखा होगा, तो इस तरीके से आप लीवर बनाते हैं, यहाँ पर आप कहीं स्टमक बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इस कंडीशन में इस तरीके से यहाँ पे छोटी आंत इस तरीके से जाती है, यहाँ से कहीं ना कहीं ये बड़ी आंत आपकी इस तरीके से होकर आप बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ जो कनेक्ट होती है छोटी आंत से और इस तरीके से कनेक्ट होती है, और साथ में एक थैली नुमा स्ट्रक्चर होता है, और इसी को बोलते हैं गाल ब्लैडर। तो ये लीवर के पास में होता है। तो कभी कभार जब किडनी का ऑपरेशन होता है तो गाल ब्लैडर के ही कटने की संभावना रहती है, जिससे बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। बट अब तो अच्छे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती, बहुत छोटा सा चीरा लगाने के बाद ही पूरे बड़ी से बड़ी पथरी किडनी स्टोन को निकाल लिया जाता है। और किडनी स्टोन किस चीज़ का बनता है? क्या आपका उसमें ऑक्सैलिक एसिड जो होता है और जो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है उसकी वजह से वो बनता है, मतलब मोस्टली उसकी वजह से जनरेट होता है। और किडनी लीवर में भी हो सकता है, किडनी आपका किडनी बोल रहे हैं, आपका किडनी स्टोन जो है वो लीवर में भी जनरेट हो सकता है और आपके किडनी में भी हो सकता है। किडनी स्टोन नहीं, मतलब आपका जो स्टोन होता है जो आप हम बोलते हैं, ठीक है, लीवर और किडनी दोनों पॉसिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका लीवर, यकृत। और एक चीज़ और है, आपसे पूछा जाता है कि जो सबसे बड़ा आपका ऑर्गन कौन सा है, यहाँ पे सबसे बड़ा जो टिश्यू है, सबसे बड़ा ऊतक कौन सा है, तो इसका भी उसमें भी आपका नाम सबसे बड़ी ग्रंथि, तो यहाँ पे लीवर फिर उसका नाम आता है लीवर का, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध के विभिन्न प्रकार के जैसे फुल क्रीम, मलाई रहित आदि बाजार में उपलब्ध होते हैं। आप दूध खरीदने जाते हैं तो लाल कलर का पैकेट, रेड कलर का पैकेट, ग्रीन पैकेट, ब्लू पैकेट, इस तरीके से कई अलग अलग पैकेट मिलते हैं। कि कुछ लोग कहते हैं कि शुगर फ्री वालों के लिए दूध है, बाकी लोगों के लिए दूध है, तो उन लोगों में मलाई निकाल ली जाती है। सोचो कि जो जिस दूध से मलाई निकाल लेते हैं उस दूध को और महंगा बेचते हैं, कितनी बुरी बात है बताओ, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए वो बहुत नुकसानदायक होता है, इसलिए उनको मलाई रहित दूध ही अच्छा रहता है उनके लिए। जिनको शुगर की बीमारी रहती है उन लोगों को थोड़ा इसको मना किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो कैसे बनता है सब, कैसे मलाई निकाली जाती है? तो दूध से पानी अलग करने के लिए एक प्रक्रिया है जिसका नाम है आपका वैसे तो आप हम इसमें कहते हैं पाश्चुरीकरण। दूध को एक कुछ टेम्परेचर पर गर्म करके उसके जीवाणु मार दिए जाते हैं, एक प्रक्रिया ये भी है। दूसरा, दूध से पानी अलग करने के लिए या दूध की शुद्धता नापने के लिए लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और जो एक मशीन होती है जो जनरली काम बहुत फास्ट कर देती है, वो काम होती है सेंट्रीफ्यूगल मशीन की, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं, एक मशीन होती है जो बहुत तेज़ से हाई स्पीड से रोटेट कर सकती है, ठीक है, उसके अंदर रोटेटिंग पावर होता है। उसके पास कुछ इस तरीके से छड़ लगी रहती हैं, ठीक है, उन छड़ों में ऐसी कैप लगी रहती हैं। उन कैप में दूध टेस्ट ट्यूब, एक ऐसी टेस्ट ट्यूब रख देते हैं जो दूध से भरी हुई हो, और मशीन को तेज़ी से घुमाते हैं। जो क्रीम है ऊपर आ जाती है, जो दूध वाला पोर्शन है नीचे रहता है,
और पानी वाला पोर्शन भी आपको अलग दिखने लगता है। तो इस तरीके से पता कर लेते हैं कि कितना इसमें क्रीम है, मलाई रहित है या मलाई से भरा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से पता कर जाती हैं। और इस मशीन के माध्यम से दूध की शुद्धता की भी जांच होती है। हालांकि उसके लिए लैक्टोमीटर भी है अलग से, बट सेंट्रीफ्यूगल मशीन जो होती है दूध से मलाई अलग करने के काम आती है। तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला भी क्वेश्चन है, तो आपको इसको याद रखना होगा। ठीक है, मशीन का नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल मशीन, प्रोसेस का नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो वर्चुअल फोर्स होता है। एक्चुअल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, और इसी का जस्ट अपोजिट जो फोर्स होता है उसको बोलता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, यानी अपकेंद्रीय बल। एक होता है अभिकेंद्रीय बल जो केंद्र की तरफ लगता है, एक होता है अपकेंद्रीय बल जो केंद्र से बाहर की तरफ लगता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बल हमेशा आकर्षक होता है? ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज पे है तो हमेशा अट्रैक्ट नहीं करेगा, प्लस माइनस है तब तो अट्रैक्ट करेगा, लेकिन प्लस प्लस है तो ये एक दूसरे को रिपल करेगा, ये नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा एक दूसरे को आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करता है, तो सही आंसर तो ये है। बाकी देख लेते हैं मस्कुलर फोर्स। देखिए, आप अगर किसी चीज़ को उठा सकते हैं तो किसी चीज़ को नीचे धक्का भी दे सकते हैं, तो पेशी बल अपना बचाव भी कर सकते हैं, तो किसी को घूंसा भी मार सकते हैं। तो पेशी बल आप दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, हमेशा आकर्षक बल नहीं होता। ठीक है, और फिर आता चुंबकीय बल। तो अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल है तब तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बट अगर दोनों नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल हो गए तो दोनों नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल हो गए तो रिपल करेंगे, और दोनों साउथ पोल और साउथ पोल हो गए तो भी एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो ए भी आंसर नहीं होगा, ए भी आंसर नहीं होगा, ए भी आंसर नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। स्थायी ऊतकों के दिए गए वर्गीकरण में 1, 2, 4 और 6 की 4 और 1, 2, 3, 4 की पहचान कीजिए। ठीक है, तो जो यहाँ पे परमानेंट टिश्यू है दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल टिश्यू और एक होता है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो यहाँ पे जो आई नंबर यानी फर्स्ट नंबर दिया हुआ है तो हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और फिर उसके बाद डिवाइड होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू डिवाइड होता है दो फर्दर पार्ट में। एक होते हैं, इसको बोलते हैं एक को झाइलम और एक को बोलते हैं फोएलम। तो एक आपका यहाँ पर फ्लोएम हो गया। ठीक है, यानी फोर्थ वाला पार्ट फ्लोएम हो जाएगा। क्लियर है? अब फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे थर्ड पार्ट, तीन पार्ट होते हैं सिंपल टिश्यू के। एक होता है पेरेन्काइमा, एक होता है क्लोरेन्काइमा, एक होता है स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो पहले में कॉम्प्लेक्स किस में दिया हुआ है देखते हैं। पहले में कॉम्प्लेक्स किस में दिया है? 3 में दिया है। फिर उसके बाद देखते हैं, पहला है पेरेन्काइमा, फिर अच्छा लास्ट वाला देखना है आपको। यहाँ पर चौथे वाले में फ्लोएम किस में दिया हुआ है? तो चौथे वाले में फ्लोएम दिया हुआ है इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इसमें दिया हुआ है एरेन्काइमा और इसमें दिया है पेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा तो दोनों में दिया हुआ है। तो आपका एरेन्काइमा कोई चीज़ नहीं होती, आपका होता है पेरेन्काइमा। तो यहाँ पर 2 है, दूसरा आंसर सही होगा। हिंदी में आप इनका नाम पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ाऊँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदी मीडियम से बताऊँ, तो आप इनका नाम देख सकते हैं, अदरवाइज आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो इसका जो लिंक है PDF का वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, साथ में पहले इसको खुद ट्राई कीजिए। इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, बाकी सभी चीज़ों के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। और हमारे चैनल पर बाकी और भी कई सारी वीडियोस हैं, अभी आपको बगल में प्लेलिस्ट दिख रही होगी, आप उस प्लेलिस्ट के माध्यम से बाकी सभी वीडियोस देख सकते हैं। और साथ में चैनल का बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उसको भी आप प्रेस कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आई होप कि अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और भी मेहनत करके और भी अच्छा वीडियो लेके आ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे।